एक कहावत है कि किसी भी देश के स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच का गैप लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री पूरा करता है। यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो लॉजिस्टिक्स ही किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का अहम स्तंभ है। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे गतिशील और बेहतर होता हुआ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाईवेज और रेलवेज भारत को एक ट्रांसपोर्टेशन हब में तब्दील कर रहा है। आज भारत का लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री इतना सक्षम और मजबूत हो गया है कि वो जीडीपी ग्रोथ में एक अहम हिस्सा निभा रहा है। नमस्कार, दी एबी ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का फलता फूलता अमेरिका हो, चाहे वो जापान का पुनरुत्थान हो या फिर पिछले 30 वर्षों में चाइना का आगे निकल जाना, इन सब के ग्रोथ स्टोरी के पीछे एक मजबूत लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का हाथ है, या यूं कहें कि द बैकबोन ऑफ देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। बात करें भारत के लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की तो फिनेंशियल ईयर 2021 में लॉजिस्टिक्स मार्केट का साइज $250 बिलियन के आसपास था। अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो ये मार्केट 10 से 12% के रेट से बढ़कर 2025 में $380 बिलियन होने की संभावना है। अब लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बढ़ रहा है तो ये नेचुरल है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। फिलहाल 22 मिलियन लोग इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। ये संख्या 2025 तक 1.2 मिलियन बढ़कर 23.2 मिलियन हो जाएगा। ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के ग्रोथ के लिए। अगले कुछ अध्याय में हम इन्हीं इनिशिएटिव्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं गति शक्ति प्रोग्राम से। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए 2021 में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कहा जाता है। ये बेसिकली एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को अगर सीधे तौर पे समझें तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 16 मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाता है। इसमें रोडवेज और रेलवेज भी शामिल है। एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स एक साथ काम करें। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लोगों और गुड्स एंड सर्विसेज को एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट को इंटीग्रेटेड और सहज बनाता है। ये मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतिम मील तक ले जाने में मदद करेगा और ट्रैवल टाइम को भी कम करेगा। ये प्रोग्राम बेसिकली लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को डिजिटलाइज करने के लिए ही बनाया गया है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक डिजिटल टूल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये डिजिटलाइजेशन टूल है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल। इस टूल को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म में बनाया गया है। ये टूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डिनामिक मैपिंग को सुनिश्चित करता है। इससे बेसिकली ये होगा कि जो भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं उन्हें रियल टाइम अपडेट्स मिलेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, और जाहिर सी बात है कि इस टूल की मदद से एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और गति भी बढ़ेगा। एक एस्पेक्ट जिसने हमारे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को पैरालाइज किए हुए है वो है हाई कॉस्ट्स, जिसका कारण है इनएफिशिएंट मॉडल मिस। अब मॉडल मिस का मतलब अगेन वही है कि सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और डिपार्टमेंट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करना। पिछले कुछ सालों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की तो हुआ है, लेकिन रेलवेज, रोड्स और वाटरवेज के बीच जो संतुलन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। स्पेशली लॉजिस्टिक्स में वाटरवेज या जलमार्ग का कंट्रीब्यूशन 4% है, जबकि चाइना में ये 30 to 40% है।
इसी एफिशिएंसी के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने सागरमाला प्रोग्राम की शुरुआत की है। सागरमाला प्रोग्राम का एम है भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के परफॉर्मेंस को पूरी तरह बदल के रख देना। मगर कैसे? भारत के वाटरवेज और कोस्टलाइंस को पहचानना और उनका 100% यूटिलाइजेशन। सागरमाला का विजन है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को जितना हो सके कम करना, जिससे प्रति वर्ष 35,000 से 40,000 करोड़ रुपया की कुल बचत होगी। इतना ही नहीं, कार्बन एमिशंस को 12.5 मीट्रिक टन पर ईयर तक कम करने का भी एक लक्ष्य रखा गया है। भारत में वाटरवेज और पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, जरूरत है तो उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन की। जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बढ़िया हाईवेज और उसमें से गुजरता हुआ फास्ट और स्मूथ ट्रैफिक, है ना? लॉजिस्टिक्स सेक्टर में रोड ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनएक्सेसिबल एरियाज को कनेक्ट करने और स्मूथ ट्रैफिक के लिए नए और बेहतर सड़कें बहुत ज़रूरी हैं। इसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए भारतमाला स्कीम को लॉन्च किया गया है। हाईवेज को फोकस में रखते हुए भारत सरकार ने भारतमाला स्कीम की शुरुआत की, ताकि फ्रेट और पैसेंजर्स मूवमेंट के क्षमता को और भी अनुकूल बनाया जाए। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ है, मगर बहुत सारे गैप्स रह गए हैं। ये स्कीम इन्हीं गैप्स को फुलफिल करना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा। इस इफेक्टिवनेस को अचीव करने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल और पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को डेवलप करने का प्लान है। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने भारतमाला स्कीम के फेज 1 को अक्टूबर 2017 में मंजूरी दी थी। फेज 1 के अंतर्गत कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का विकास किया जाएगा। अब तक 19,785 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 571 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन प्रोजेक्ट्स को 5,93,820 करोड़ रुपया की अनुमानित लागत से विकसित किया जाना है। वैसे तो इस पूरे नेटवर्क को पूरा करने का टारगेट 2022 रखा गया था, मगर लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स और कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ये 4 साल डिले हो गया है। वैसे पैंडेमिक से तो हम उभर गए हैं, मगर लैंड एक्विजिशन आज भी भारत में एक बहुत बड़ा समस्या है और हम चाहें न चाहें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर आप निराश न हो, आशा की बात यह है कि 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा और फेज 2 की प्लानिंग शुरू भी हो गई है, जिसमें नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कवर किए जाने वाले 5,000 किलोमीटर को आइडेंटिफाई कर लिया है। बेसिकली ये छोटे एयरपोर्ट्स को डेवलप करके लोअर मिडिल क्लास तक एविएशन सर्विसेज के पहुंच को निश्चित करने के लिए बनाया गया एक स्कीम है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक टारगेट सेट किया है कि वो 100 अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स का पुनः संचालन और 1000 नए एयर रूट्स चालू करेंगे। हाल ही की बात करें तो इस साल उड़ान का 4th एनिवर्सरी मनाया गया है। यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि 766 रूट्स ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है और 78 नए रूट्स को मंजूरी दे दी गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा पहल तो है ही, मगर जिसे हम गेम चेंजर कह सकते हैं वो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी या राष्ट्रीय रसद नीति। आखिरकार 17 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का अनावरण कर ही दिया।
विज्ञान भवन में इस पॉलिसी का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने, परिवहन संबंधी चुनौतियों को समाप्त करने, निर्माताओं के समय और धन की बचत करने, एग्रो प्रोडक्ट्स की बर्बादी को रोकने के लिए कुछ ठोस प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों में से एक है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। लेकिन नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आखिर है क्या? नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 एक सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक्स बाजार स्थापित करेगी और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए स्किल डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस और रोजगार विकसित करने पर जोर देगी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का टारगेट है देश में तेजी से विकास के लिए एक ट्रस्टवर्दी, मजबूत, कॉस्ट इफेक्टिव, टेक्निकली कैपेबल और एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बनाना है। ये भी उम्मीद किया जा रहा है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी अधिक से अधिक जॉब्स तो पैदा करेगी ही, ग्लोबल कंपटीशन और रैंकिंग में भारत को टॉप लीग में बैठा देगी। एनएलपी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, जो फिलहाल जीडीपी का 14% है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस पॉलिसी में वो क्षमता है कि वो भारत को एक लॉजिस्टिक पावर हाउस में परिवर्तित कर सकता है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला है अचीवर्स, दूसरा है एस्पायरर्स और तीसरा है रैपिड मूवर्स। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम अचीवर्स कैटेगरी में 12 अन्य राज्य और यूनियन टेरिटरीज के साथ शान से विराजमान है। चलिए एक बार बाकी राज्यों को भी देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के रैपिड मूवर्स में जो स्टेट्स इंक्लूड है वो है केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा। एस्पायर्स कैटेगरी में जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया है वो है बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश। अचीवर्स कैटेगरी में जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड किया गया है वो है चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करते हुए इस वीडियो को शान से आगे बढ़ाइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।